नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो सेशन में। साथियों, रीट 2021 के एग्ज़ाम के लिए गणित के टॉपिक वाइज प्रश्नों को अपन कर रहे हैं और यूनिट नंबर 3 में अपना टॉपिक है आज का त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसके ऊपर अपन आधारित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस पार्ट फर्स्ट में करने वाले हैं। अगर प्रश्न और अच्छे अच्छे मुझे मिलते हैं तो इसका पार्ट सेकंड भी लेके आने की कोशिश करूंगा। और एक प्रकार से ये जो प्रश्न है इसमें देखिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता के ऊपर आधारित प्रश्न जो है वो टॉपिक का नाम यही है, तो डेफिनेटली प्रश्न भी एग्जाम में यहाँ से इसी टाइप का बनता है, सर्वांग समता से संबंधित बनता है। ठीक है, और लगभग हर बार प्रश्न आता है और सर्वांग क्षमता से संबंधित प्रश्न अपने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसी टॉपिक में अपन पढ़ते हैं जो लंब केंद्र है, अंतः केंद्र है, परिकेंद्र है ना, केंद्रक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, त्रिभुज के रेस्पेक्ट में इनको भी अपन पढ़ते हैं और इससे संबंधित प्रश्न भी इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता टॉपिक से संबंधित। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा पूर्ण मिलेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। वीडियो देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि रीट लेवल 2 2017 का प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध जो है वो लागू हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, भुजा भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम या कोण भुजा कोण नियम। सब लोग जानते हैं सर्वांग समता के लिए चारों प्रतिबंध ये होंगे, लेकिन एक जो कोण 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 है ना, 3 बार कोण कोण इस प्रकार से लिखा आता है, कोण कोण और कोण। तो ये जो नियम है ये सर्वांग समता में कभी नहीं होता, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी तो चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। अब देखिए, इनमें से कौन सा जो है वो यहाँ पे सर्वांग समता के लिए लगेगा, इन चारों ऑप्शन में से, चारों नियमों में से कौन सा सही है। तो पहले साथियों आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये 75 डिग्री का एंगल है कोण बी, और यहाँ पे कोण सी जो है वो भी 75 डिग्री का है। तो एक तो कोण बराबर है, वहीं ये वाला कोण ये दोनों के यहाँ आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो ये दोनों कोण भी क्या हैं, बराबर हैं। तो दो तो आपके कोण बराबर हैं, दो तो क्या हैं, कोण बराबर हैं। वहीं बात करूँ बी ई भुजा की और ई सी भुजा की, ये भी बराबर हैं 3-3 सेंटीमीटर की। तो दो कोण और एक भुजा आपकी बराबर है, और कोण दोनों जो है वो बाहर की साइड में है। ठीक है, तो इधर ये कोण रहा, ठीक है, इसके बाद में भुजा रही और उसके बाद में फिर से कोण रहा। ठीक है, तो दो कोण एक भुजा के हिसाब से अपन चले, यानी कि कोण भुजा कोण नियम लगेगा अपना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। तो कोण भुजा कोण नियम से ये त्रिभुज आपका कौन सा त्रिभुज हुआ, सर्वांग सम त्रिभुज हुआ। उम्मीद करूंगा आप बात को समझे होंगे। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब प्यारे साथियों ये होगा कि ए बी किसके बराबर है, यहाँ पे पी क्यू के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। अगर मैं पूछ लूँ कि बी सी किसके बराबर है, तो बी सी प्यारे साथियों बराबर होगी आपके क्यू आर के, बी सी क्यू आर के बराबर होगी। अगर मैं पूछ लूँ आपका ए सी किसके बराबर है, तो मित्रों ए सी होगा पी आर के बराबर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर दो त्रिभुज आपको सर्वांग सम दिए गए हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास निकल के इस प्रकार से आती हैं। उम्मीद करूँगा आप बात को समझे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB का उभयनिष्ठ आधार क्या है, AB है। यानी कि दो ट्रायंगल अपने पास हैं लेकिन उनका आधार क्या है, एक ही है, और वो कौन है, AB है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ट्रायंगल के लिए सबसे पहले मैंने आधार का निर्माण कर लिया जिसका नाम है आपका AB। ठीक है, ये आपका A रहा और ये आपका हो गया B। ठीक है, अब देखिए AB के एक और AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक ही ओर स्थित हैं, यानी कि एक ही साइड होंगे, चाहे तो ऊपर बना लो चाहे तो नीचे बना लो। तो अपन ऊपर की साइड बना लेंगे। अब देखिए DA यानी कि DA लंब है AB के ऊपर, जो DA है वो AB के ऊपर लंब है, यानी कि DA। ठीक है, इस प्रकार से अपन खींच सकते हैं DA।
ये ए बी के ऊपर क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये कौन सा बिंदु हो गया आपका, ये वाला जो आपका बिंदु निकल के आ गया यहाँ से, ये आपका डी बिंदु निकल के आ गया। ठीक है, इसी प्रकार सी बी, जो सी बी है वो भी लंब है ए बी के ऊपर, तो सी बी इस प्रकार से अपन खींच सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हाँ जी, ये आपका हो गया सी बी। ठीक है भाई, ये भी लंब है और ये वाला भी लंब है। ठीक है, इतनी बात सही है। और इसका नाम आपने क्या दे दिया, यहाँ पे सी नाम इसका आपने दे दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ए सी सॉरी ए सी बराबर बी डी है। ए सी का मतलब क्या, कौन सी रेखा की बात कर रहा है, ए सी बोले तो देखिए ए को अपन किससे मिला देंगे, सी से। तो ये रहा सी और ये रहा ए, मिला दिया दोनों को, तो ये ए सी रेखा हो गई। और इसके बाद में ए सी जो रेखा वो किसके बराबर है, बी डी रेखा की, तो ये बी रहा और इसको अपन ने इस डी से मिला दिया। तो ए सी जो है वो किसके बराबर आपको बता दी गई है, बी डी के बराबर बता दी गई है, ए सी बराबर बी डी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सत्य है, सर्वांग समता किन त्रिभुजों के बीच में बनेगी, तो अपन बिना ऑप्शन को देखे भी बता सकते हैं। अपन जानते हैं कि कोण बी जो है, कोण बी मैं बोलूँ या फिर कोण ए, ठीक है, कोण ए बी सी अगर मैं बोलूँ तो ये किसके बराबर है, कोण ए बी और सी, ये किसके बराबर है, कोण बी ए डी के बराबर है। ये कोण बी ए डी के बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। इसके अलावा अगर अपन देखना चाहें तो ए सी, देखिए ए सी जो भुजा है वो आपके बी डी भुजा के बराबर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और ए बी भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। ए बी भुजा जो है वो दोनों में कॉमन है। तो अपन सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बी सी जो त्रिभुज है, ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल हो गया। ये जो ट्रायंगल है ये अपन बोले कि ए बी सी जो ट्रायंगल है वो किसके समरूप हो जाएगा, आपका बी ए डी के। क्यों मैंने बी ए डी क्यों पढ़ा, ए बी डी क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि देखिए आपका जो ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें बी जो है वो उसके ऊपर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और वो आपका बीच में है, तो 90 डिग्री वाला एंगल अपने को बीच में लेना पड़ेगा सर्वांगसम बताने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा बी ए डी, यानी कि बी ए डी अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो ट्रायंगल जो ए बी सी है वो आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को किया जा सकता है। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई वो इसी प्रश्न को करने के लिए बताई गई है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आसानी से कर सकते हैं। सीटेट लेवल 2 2019 का प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो पर्याप्त नहीं है, देखिए तीनों कोण बराबर हो, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही मतलब एक प्रकार से अगर तीनों कोण बराबर हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो। ठीक है, तीनों कोण यह अगर बराबर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। ठीक है साथियों, बाकी सारे के सारे नियम फॉलो करेंगे, आप देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य, रीट लेवल 2 2011, इसको अपन आरटेट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, आरटेट लेवल 2 2011 का प्रश्न है। और असत्य कथन आपको बताना है। पहला कथन क्या है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपका जो कथन है वो है एक त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। देखिए त्रिभुज में शीर्ष से, है ना, त्रिभुज जो है एक त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। इसके बाद है आपका किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजन भाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के जो आपके शीर्ष हैं उसके कोणों के जो एक प्रकार से समद्विभाजक हैं, कोणों को दो भागों में बांटने वाले जो रेखाखंड है वो एक जगह मिलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। तो आपको बताना है असत्य कथन। तो देखिए ए बी और सी
ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका इस भुजा पर लंब होती है एवं उसे समद्विभाजित करती है। ठीक है, किसी त्रिभुज में भुजा की जो माध्यिका होती है वो इस भुजा का लंब होती है। ऐसा नहीं होता, देखिए, है ना, माध्यिका जो वो लंब नहीं होगी, तो ये गलत है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे असत्य कथन के अंतर्गत आ जाएगा। रीट लेवल 2 2011 का बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है? ये भी रीट लेवल 2 2011 का प्रश्न। एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों। तो सर्वांग समता के लिए जो सत्य नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, तो ये पहली बात तो हो सकती है, सही बात है भाई, तीनों भुजाएं बराबर हो तो भुजा 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 वाला सर्वांग समता नियम लग जाएगा, तो पॉसिबल है। तो इसके बाद है एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं उसके बीच के कोण के बराबर हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे भुजा कोण भुजा नियम लग जाएगा। इसके बाद है एक त्रिभुज के दो कोण उनकी एक भुजा, तो ये भी हो जाएगा क्योंकि कोण भुजा कोण का नियम लग जाएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन डी वाला सही होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, ये नहीं हो सकता। सेम टू सेम ये का ये प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे 2012 में आरटेट 2012 में वही प्रश्न पूछा गया जो आरटेट 2011 में पूछा गया था, यानी कि रिपीट हो जाते हैं प्रश्न, इसलिए आए हुए प्रश्नों को भी करना जो है वो आवश्यक होता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में ओबी और ओसी क्रमशः कोण बी और कोण सी को समद्विभाजित करते हैं। तो कोण बी ओ सी यानी कि ये वाला कोण आपको बताना है, जबकि ये जो लाइन है आपकी ये इस कोण को बीच में से काट रही है और ये वाली जो लाइन है वो इस कोण को बीच में से काट रही है। ठीक है, ये है सिंपल सी चीज। अब देखिएगा यहाँ पे अपन जानते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशन जब भी बनती है तो यहाँ पे कोण BOC निकालने का एक फॉर्मूला मेरा बताया हुआ आपको जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, और वो फॉर्मूला ये है कि 90 डिग्री में अपने को क्या जोड़ना है, अपने को जोड़ना है कोण A/2, कोण A/2, यानी कि कोण A कितना यहाँ पे 40 डिग्री है ना, ये वाला कोण है ना, इसका आधा करके 90 में जोड़ दो तो ये वाला कोण आ जाएगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 90 + 40/2 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, यानी 110 डिग्री यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न। हाँ जी, दिए गए त्रिभुज ABC में AP जो है, AP कोण BAC यानी कि इस पूरे कोण को AP जो लाइन है वो दो बराबर भागों में बांट रही है, ये बोला जा रहा है इस प्रश्न में। ठीक है, तथा AQ BC पर लंब है, यानी कि AQ को क्या कहा गया है, लंब कहा गया है इस BC रेखा पर। ठीक है, तो अब देखिएगा अपने को कोण PAQ निकालना है। PAQ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। कोण PAQ, P ये रहा, A ये रहा और Q ये रहा, यानी कि ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करके बताना है। बहुत ही ईजी से बता सकते हैं अपन। देखिए क्या पर साथियों, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वाला जो यहाँ पे त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोण B है वो 75 है, कोण C है वो 35 डिग्री है। तो डेफिनेटली त्रिभुज ABC में कोण जो BAC है, BAC का मतलब ये वाला जो पूरा जो एंगल है वो कितना बनेगा आपका, ये 180 में से अगर मैं घटा दूं 75 + 35 यानी कि 110 घटा दूं यानी 70 डिग्री बनेगा। कोण A अपन सीधा सीधा बोले तो कोण A जो पूरा कोण A है वो आपका बनेगा 70 डिग्री, सीधी सी बात है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इसके बाद बोला जा रहा है कि जो आपका जो AP रेखा है, AP जो लाइन है, AP कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल है ये आपका 35 डिग्री का है, सॉरी ये नहीं, गलत लिख दिया, ये वाला जो एंगल है ये भी 35 का, भाई पूरा तो 70 डिग्री का है
अब ये AP लाइन आधा कर रही है, तो ये AP यहाँ पे जो है ये 35 डिग्री का, और ये वाला भी कितने डिग्री का बच गया, 35 डिग्री का बच गया। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अपन एक चीज़ कर सकते हैं, अपने को फाइंड आउट करना है बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो अगर अपने को इस वाले एंगल का पता चल जाए तो 35 में से ये वाला घटा देंगे तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कितना एंगल आएगा वो पता चल जाएगा। और ये अपन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पे अपन जानते हैं ये 75 डिग्री है, ये यहाँ पे लंब है तो ये 90 डिग्री है। तो देखिए ये 90 डिग्री, ये 75 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितने डिग्री का बचा, ये 15 डिग्री का एंगल बच गया। ठीक है, और ये पूरा जो एंगल है ये कितना है, 35 डिग्री है। भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, 35 डिग्री का। उसमें से ये वाला बच गया 15 डिग्री। तो ये यहाँ से जो ये वाला एंगल जो है अपने को फाइंड आउट करना है, ये कितने डिग्री बचा, 35 में से 15 घटा देंगे तो 35 में से जब 15 घटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सीधा सा 20 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन असत्य कथन है। ए, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, असत्य नहीं है, सही कथन है। बी, किन्हीं तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। रेखाखंडों से घिरी हुई, बिल्कुल सही बात है। रेखाखंड यानी कि रेखा तो आपकी क्या होती है इस प्रकार, ये क्या आपकी एक रेखा है ना, जो अनंत लंबाई तक दोनों तरफ बढ़ती रहती है, वो रेखा होती है। अब इस रेखा का एक खंड मैंने काट लिया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये एक मैंने रेखाखंड इसका ले लिया, या ये एक रेखाखंड मैंने इसका काट लिया। ठीक है, ये एक रेखाखंड मैंने काट लिया, क्योंकि ये जो आकृति मैंने बनाई ये किसकी है, किरण की आकृति है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या है, रेखाखंड है। ये क्या आपका रेखाखंड है। अब ये रेखा का खंड है ना, तो तीन रेखाखंड जब मिलते हैं तभी तो आपका क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो सही बात है। इसके बाद किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ऐसा नहीं है, रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाए, क्योंकि असत्य कथन आपको बताना था। डी वाला ऑप्शन है कि आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये बात सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए, समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, यानी समस्त कोण, न्यून कोण का मतलब वह कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, ऐसा कोण न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, समकोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, प्रत्येक कोण एक कोण सदैव समकोण होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो 60-60 डिग्री के कोण होते हैं। और समस्त कोण सदैव न्यून कोण हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक का होता है, तो अधिक कोण कहलाएगा। तो सारे कोण आपके सदैव अधिक रहें, ठीक है, अधिक कोण हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और सत्य कथन आपको बताना था, दूसरा आपका ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है, एक कोण सदैव अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब है ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, क्या ऐसा जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में आपके तीन जो कोण होते हैं तीनों न्यून कोण होते हैं 60-60 डिग्री के, है ना। इसके अलावा डी ऑप्शन है, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। हर सत्य कथन पूछा था आपको, तो एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज आप बना लो, एक कोण तो आपको न्यून कोण लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके दो एक प्रकार से 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी चलेंगे अपन 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपका, किसी ट्रायंगल के शीर्ष बिंदुओं से एक समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, एक डेफिनेशन आपको जरूर पता होगी कि देखिए साथियों, जो एक परिकेंद्र आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले तो अपन बात करें अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होता है, देखिए त्रिभुज के कोणों के जो समद्वि भाजक होते हैं वो जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के जो कोण होते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसका ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, तो इस कोण का जो समद्वि भाजक है और इस कोण का जो समद्वि भाजक है, इस कोण का जो समद्वि भाजक है, वो जहां मिलते हैं, ठीक है, त्रिभुज के कोणों के समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को अपन अंतःकेंद्र बोलते हैं। तो अंतःकेंद्र की तो डेफिनेशन ये है। ठीक है, आगे लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या है, देखिए लंब केंद्र की बात करूं तो त्रिभुज के जहां जो शीर्ष लंब होते हैं जहां मिलते हैं,
त्रिभुज के शीर्ष लंब जहां भी मिले उसी को लंब केंद्र कहा जाता है। और शीर्ष लंब का क्या मतलब होता है कि प्रत्येक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, प्रत्येक शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब। जैसे ये वाला शीर्ष है ना, इसके सामने वाली भुजा ये है तो इसके ऊपर यहाँ पे लंब डाला गया, ठीक है। ये एक शीर्ष है तो इसके सामने वाली भुजा ये है तो इसके ऊपर इसके द्वारा एक लंब डाला गया है ना। तो ये जो बिंदु अपने पास बन कर के आएगा इस बिंदु को अपन बोलेंगे लंब केंद्र, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। परिकेंद्र क्या होता है, अब देखिए परिकेंद्र क्या होता है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, ये मान लीजिए त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इनके लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब बिल्कुल इस प्रकार सीधी लाइन है ना, 90 डिग्री के एंगल पर ये और ये जो बिंदु होगा ये यानी कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। और परिकेंद्र की जो दूरी होती है वो बिल्कुल सभी शीर्षों से समान होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और अपन बात करें केंद्रक की तो जहाँ पे माध्यिकाएं मिलती हैं त्रिभुज में उसको केंद्रक कहा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें लंब केंद्र, परिकेंद्र बहुत डिटेल से आपको बताया हुआ है, जब मैंने इस मैटर को आपको पढ़ाया था बहुत डिटेल से, है ना, कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं होगी। 11वां प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र तथा केंद्रक एक समान हो, है ना, तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होता है। तो अब मैं पहले बता चुका हूं लंब केंद्र क्या होता है। देखिए लंब केंद्र फिर से बताना चाहूंगा क्या होता है। देखिए त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं, शीर्ष लंब बोले तो प्रत्येक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब होता है उसी को बोलते हैं शीर्ष लंब, है ना। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब जहां पर भी मिलते हैं, तीनों शीर्ष जहां मिलेंगे उसी को अपन लंब केंद्र कहते हैं, ये बात सही है। और केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक प्यारे साथियों बोलते हैं जहां माध्यिका आकर मिलती है उसी को अपन केंद्रक बोलते हैं, यानी कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो केंद्रक कहलाते हैं। अब माध्यिका क्या होती है, एक माध्यिका भी अपने सिलेबस में, तो माध्यिका होती क्या है, देखिए त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को अपन माध्यिका कहते हैं। और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही केंद्रक कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा जिसमें लंब केंद्र और केंद्रक एक समान हो, तो वो आपका त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसमें लंब केंद्र और केंद्रक एक समान ही होते हैं, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उससे बाहर हो तो वह त्रिभुज कौन सा है। अब देखिएगा एक बात बताना चाहूँगा, परिकेंद्र आप लोगों को पता है क्या होता है, समान दूरी पर यह होता है त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं वही बिंदु आपका परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा परिकेंद्र की जो स्थिति होती है वो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि यदि परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर है तो वो त्रिभुज कौन सा है। तो प्यारे साथियों परिकेंद्र केवल और केवल एक ही प्रकार के त्रिभुज में बाहर होता है और वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अपन एक बनाना चाहें तो इस प्रकार से मैं बना सकता हूँ, जैसे ये आधार हो गया, है ना, और ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, एक अपन मान सकते हैं कोई भी एक और भुजा हो गई, है ना। इसके बाद में इसको अपन इस प्रकार मिलाएं, चलिए इस प्रकार अपन ने इसको मिला दिया, ये ए बिंदु, ये आपका बिंदु बी है और ये सी बिंदु है। अब देखिए इस वाली भुजा का लंब इस प्रकार रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री। इस वाली भुजा का लंब जो है वो इस प्रकार रहेगा। तो ये जहाँ पर मिलेंगे, मान लीजिए ये इस बिंदु पर मिले, हाँ जी, ये मान लीजिए इस बिंदु पर मिले तो ये जो बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। और ये निश्चित ही कहाँ है, बाहर है। और ये कौन सा त्रिभुज है आपका, अधिक कोण त्रिभुज। तो केवल अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा होता है, बाकी समकोण त्रिभुज हो चाहे आपका समबाहु जिसको अपन न्यून कोण त्रिभुज भी बोलते हैं चाहे वो हो, सब में अंदर होती है। लेकिन और केवल जो आपका
अधिक कोण त्रिभुज है उसमें जो परिकेंद्र है वो आपका बाहर होगा। और समकोण त्रिभुज की बात करूं तो कर्ण के मध्य में स्थित होता है आपका परिकेंद्र। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ बताया जा चुका है आपको, फिर से भी बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक समकोण ट्रायंगल है, त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, तो अपन क्या करेंगे कि प्रत्येक भुजा का भाई आधा अपन करें, सॉरी लंब जो होता है, जैसे अपन ये बोले कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो होते हैं, तो इसको दो बराबर भागों में बांटे और एक प्रकार से इस प्रकार से इसके ऊपर लंब आएगा अपना, ठीक है, ये लंब आया, और इधर इस प्रकार से ये लंब आएगा, है ना, दो बराबर भागों में बांट के। तो ये जो बिंदु आपका बना ये आपका क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। और ये कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों, ये आपके ये वाला जो होता है ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का मध्य बिंदु जो होता है वो परिकेंद्र हो जाएगा, किसके लिए, समकोण ट्रायंगल के लिए। लेकिन परिकेंद्र केवल और केवल अधिक कोण त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, बाकी न्यून कोण के क्या होता है, अंदर ही स्थित होता है साथियों, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न के की। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन कि एक त्रिभुज में यदि 3 शीर्ष लंब बराबर हैं तो त्रिभुज क्या कहलाएगा। अगर अपने पास जो दिए गए तीनों शीर्ष लंब हैं अगर वो बराबर हैं, शीर्ष लंब बराबर हैं, तो फिर आपका जो ट्रायंगल है वो क्या कहलाएगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ये इस प्रश्न का जो है वो सही आंसर आपका रहेगा कि तीनों शीर्ष लंब जहाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि तीनों शीर्ष लंब जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। और लंब की बात आ गई तो लंब केंद्र, जो तीनों शीर्ष लंब होते हैं वो जहाँ जुड़ेंगे उसको लंब केंद्र बोलेंगे। और शीर्ष लंब की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि प्रत्येक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है, डाला गया लंब जो है वो शीर्ष लंब होता है और वो एक जगह है, तो एक जगह होंगे तो उसको लंब केंद्र बोलेंगे। तो और तीनों शीर्ष लंब बराबर हों इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूँगा आप इस चीज़ को आराम से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए हैं। यदि छोटे त्रिभुज की एक माध्यिका की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो बड़े त्रिभुज की संगत माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले जो एरिया है उसका रेशियो क्या रखा है, A1/A2 है आपके पास 25/36, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं भुजा 1 और भुजा 2 का रेशियो निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, अपन जानते हैं एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है एक प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर था तो √25 कर दिया मैंने भुजा निकालने के, और √36 कर दिया रेशियो निकालने के लिए आराम से। तो 5/6 आपके पास रेशियो निकल के आ जाएगा भुजाओं का। अब अपन अगर 5/6 की तुलना करें और माध्यिका से तो 5/6 किसके बराबर होगा, 10 बटा और दूसरी माध्यिका अपन x मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5x बराबर वज्र गुणा करने पर 5x बराबर कितना आ जाएगा, 6 गुणा 10 आ जाएगा, यानी 5x बराबर आ जाएगा 60 और x बराबर आ जाएगा 12 5 60, तो 12 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 सिंपली 12 सेंटीमीटर दूसरी माध्यिका की लंबाई जो है वो रहेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दो त्रिभुजों ABC DEF में AC, ठीक है, AC किसके बराबर है, DF के, BC किसके बराबर है, EF के बराबर है BC, ठीक है, तथा कोण ABCB वाला कोण बराबर है DEF के बराबर है, और वो कितने हैं, 90 डिग्री हैं। तो जाहिर सी बात अगर 90 डिग्री एक प्रकार से एंगल है आपका, इस प्रकार से एक मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसका आपका नाम दे रखा है ABC, और एक जो आपका ट्रायंगल है वो है आपका DEF। तो यहाँ पे ये अगर 90 डिग्री दे रखे हैं आपको, और AC जो भुजा है यानी कि AC वाली ये भुजा DF के बराबर है और BC वाली जो भुजा है वो EF के बराबर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और कौन सा नियम लगेगा, चूँकि दो भुजाएं हैं बराबर तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम यहाँ पे कार्य करेगा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम
लगेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे भुजा कोण भुजा प्रमेय दे रखी है, इसलिए लोग जल्दी से ये आंसर करके आ जाएंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कोण कौन सा है? समकोण है। कोण कौन सा है? समकोण है। और एक भुजा आपकी कौन सी है? एक तो आधार है और एक भुजा आपकी कौन सी है? आपका कर्ण होगी। तो समकोण कर्ण भुजा ये भी क्या होता है? एक जो है वो आपका एक प्रकार से सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए एक गुणधर्म होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का। तो वही यहाँ पे कार्य करेगा समकोण कर्ण भुजा वाला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो निश्चित इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाता है अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल न होता, यानी कि ये आपके जो है वो समकोण त्रिभुज नहीं होते। तो अब ये समकोण त्रिभुज हैं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे आपके समकोण कर्ण भुजा का नियम अपन इसको बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। तो मित्रों ये थे आज के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करूँगा प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, सॉल्यूशंस आपको आराम से समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की समस्या किसी प्रश्न में है, डाउट को ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जो भी मैटर आपको अच्छा लगे। और जो साथी नए हैं चैनल के ऊपर, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में और शानदार टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।